Hello students. So now this is our next topic, Hess law of heat summation. It states that the heat evolved or absorbed in a reaction is same whether it takes place in one step or number of steps. For example, C plus O2 forms CO2 जिसका डेल्टा H है -393.5 किलो जूल्स पर मोल। अगर ये रिएक्शन होती है दो स्टेप में, C प्लस हाफ O2 फॉर्म CO प्लस हाफ O2 फॉर्म CO2, तो ये हम न्यूमेरिकल में भी देख चुके हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को अगर हमने ऐड कर दिया, सो रिजल्ट विल बी दिस रिएक्शन एंड फाइनल डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन विल बी सेम एज ऑफ द गिवन रिएक्शन। और अगर हम एक रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया और लिखा CO2 फॉर्म्स C प्लस O2, तो इसका डेल्टा H जो है वो हो जाएगा +393.5। मीन्स जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लेवोइसियर एंड लैप्लेस लॉ। सो लेवोइसियर लैप्लेस लॉ जो है वो और हेस लॉ, इनको यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सो दिस लॉ विच इज लेवोइसियर एंड लैप्लेस लॉ, तो ये बोलता है कि रिएक्शन को रिवर्स करने से उसका साइन रिवर्स हो जाता है, +2 माइनस एंड -2 प्लस। नेक्स्ट इज Born-Haber cycle, and this cycle is also based on this law. If sodium solid and half Cl2 gas forms NaCl solid, then enthalpy of this reaction is called enthalpy of formation. But if this reaction takes place in steps, means sodium forms sodium gas जिसमें यूज़ होगी enthalpy of sublimation, and Cl2 forms Cl, half of the bond energy, and Na gas forms Na positive ionization enthalpy, और Cl नेगेटिव फ्रॉम Cl, तो इसमें है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड Na और Cl गैस कंबाइंस टू फॉर्म NaCl, यह लैटिस एनर्जी। देन दिस डेल्टा HF will be equal to sum of all these enthalpies, and delta HF is equal to S plus half D IE EA and U of corresponding sodium and chlorine। और इन सब की वैल्यू जो है U को छोड़कर बाकी सभी की एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर ली जाती है। सो इस लॉ का और Born-Haber साइकिल का ये यूज़ है कि हम U यानी कि लैटिस एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl के लिए ये सभी वैल्यू पुट की हमने और U हमारे पास नहीं था, तो U कम्स टू बी -788 किलो जूल्स पर मोल। नाउ कम्स द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। एज वी नो कि फर्स्ट लॉ टोल्स दैट एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड and it can change from one to another form. But first law जो है it does not tell anything about feasibility or spontaneity of reaction, जो भी हम next topic करेंगे, spontaneous and non-spontaneous, and process will take place or not. So that is given by second law. So for this first we have to study about the spontaneous and non-spontaneous process. एक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इट सेल्फ, जो प्रोसेस अपने आप होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, और बाय इनिशिएशन अंडर सम गिवन कंडीशंस, या फिर एक बार रिएक्शन को प्रोसेस को स्टार्ट करते
तो चलती जाए तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस या फिजिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल वेपराइजेशन ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस है, NO+O2 से NO2 की फॉर्मेशन, H2I2 से 2HI, ये सब प्रोसेस अपने आप होती हैं एक बार स्टार्ट करने के बाद, या फिर कंटिन्यूसली चल रही हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, वन टाइम स्टार्ट, फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड हॉट टू कोल्ड एंड। लेकिन एक ऐसी प्रोसेस which can neither takes place itself nor by initiation, मीन्स जो प्रोसेस खुद से स्टार्ट नहीं होगी और स्टार्ट कर देते हैं तो उसको एक कंटिन्यूस फोर्स के साथ हम चला सकते हैं। फोर्स रिमूव करते ही प्रोसेस रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, तो इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फ्लो ऑफ वाटर अप हिल, किसी हिल पे ऊपर पानी ले जाने के लिए, या किसी बिल्डिंग में डिजोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, अगर सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आप डिज़ोल्व नहीं होगा। सो ऑल दिस प्रोसेस रिक्वायर हीट और अदर काइंड ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस टू कंटिन्यू, और जैसे ही सोर्स रिमूव तो प्रोसेस स्टॉप। सो नेचर में जो अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस या स्टार्ट करने के बाद खुद से ऑपरेट हो सके, और जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, जो नहीं हो सकता है by itself, that is non-spontaneous. Then comes driving force. So there is a force which is responsible, कोई ना कोई फोर्स है जिसकी वजह से प्रोसेस या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सो उसके लिए जब रीज़न फाइंड आउट किया गया, वी फाउंड टू फैक्टर्स, वन इज़ एनर्जी फैक्टर, अदर इज़ रैंडमनेस फैक्टर। और ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं प्रोसेस को, कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। सो इट इज़ फाउंड दैट कि एनर्जी जो है अगर इंक्रीज करती है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा एच एनर्जी डिक्रीज करती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। सो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। सो फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लाइक H2O2 फ्रॉम H2 एंड 2H2 फ्रॉम NH3, तो इनका डेल्टा एच होता है नेगेटिव एंड प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। बट sometimes there is one more factor which collectively decides about spontaneity of process. For example, H2O लिक्विड से H2O गैस, NH4Cl से NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसके बावजूद भी। सो द रीज़न इज हेयर इज अनदर फैक्टर विच इज़ रैंडमनेस। इफ़ रैंडमनेस इंक्रीज इन ए प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस में रैंडमनेस, जिसका मतलब है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर इंक्रीज करेगा तो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस, और रैंडमनेस अगर डिक्रीज करेगी मीन्स अगर ऑर्डर उसमें ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जांपल जब H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट होगा तो इट विल बी मोर रैंडम, बिकॉज लिक्विड स्टेट से मोर रैंडम है या डिसऑर्डर है गैस स्टेट। सो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। एंड इफ एनी टू गैसेस आर मिक्सड अप स्पॉन्टेनियसली, और किसी दो गैस को हम मिक्स करते हैं तो इसलिए मिक्स होती हैं बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस। बट हेयर आल्सो इज सेम फैक्टर कि कुछ प्रोसेस में रैंडमनेस इंक्रीज करता है तो कुछ में डिक्रीज। सो ओवरऑल सिंगल फैक्टर डू नॉट डिसाइड द प्रोसेस एंड द नेट प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ बोथ। सो दोनों को कंबाइन किया जाएगा, रैंडमनेस को और एनर्जी को, और उसका रिजल्ट हमें बताएगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। सो रैंडमनेस को स्टेट फंक्शन में पहले हम कन्वर्ट करेंगे लाइक डेल्टा एच, एंड देन one equation will be derived.
सो हेयर जैसे फर्स्ट लॉ में हमने देखा डेल्टा एच, तो सेकेंड लॉ का मेन फैक्टर है डेल्टा एस, जो कि एंट्रोपी एस से स्टार्ट होता है। द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस या रैंडमनेस की डिग्री को हम बोलते हैं एंट्रोपी, एंड आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। सो इफ ए सब्सटेंस हैव डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इनिशियली S1 और फाइनली S2, तो डिसऑर्डर की डिग्री की वैल्यू अगर ये है तो इनका डिफरेंस है डेल्टा एस, तो इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज, लाइक एंथैल्पी चेंज। और केमिकल रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे SP फॉर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, SR फॉर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज डेल्टा RS ऑफ रिएक्शन। सो एंट्रोपी इज the amount of disorder. More the entropy, it means more is randomness, more is disorder. So here entropy is having mathematical formulation. According to definition, entropy change of a substance होता है equal to the amount of heat absorbed by a सिस्टम और सब्सटेंस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। मीन्स अगर एक सिस्टम हीट अब्जॉर्व करता है क्यू और उस समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रोसेस है आइसोथर्मल एंड आल्सो प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो जिस टेम्परेचर पे उसने हीट अब्जॉर्व की उस टेम्परेचर से हम उसको डिवाइड कर दें तो ये उसकी रैंडमनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ रैंडमनेस and not the randomness. So entropy is just degree of randomness and not any quantity of randomness. It is directly proportional to disorder of substance. So delta S is equal to Q by T, where Q is heat in Kelvin per mole or calorie per Kelvin per mole, and in SI system the unit is joules per Kelvin per mole. And likewise physical states changes, so there are entropies of phase change also, like entropy of fusion, delta fusion S. This is the change in entropy when 1 mole solid changes to liquid, and this is equal to entropy of liquid minus entropy of solid, or we can also write delta H of fusion at the place of Q upon T. We can use this one because this Q is equal to delta H. Entropy of vaporization is the change in entropy when 1 mole of a liquid changes to vapors at boiling point. Means entropy of vapors minus entropy of liquid is the entropy of vaporization, and this is delta vaporization H upon TB, because this is also according to this formula जो भी हमने किया है. And same way entropy of sublimation is the change of entropy when 1 mole solid changes to vapors directly, and this is also will be equal to the enthalpy of sublimation upon temperature at which sublimation takes place. Now this is spontaneity in terms of entropy. अगर हम डेल्टा एस टोटल की बात करें, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. मीन्स अगर सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होती है तो सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चेंज होगी, एंड डेट शुड बी इन इक्वल अमाउंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. बट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ये पाया गया है कि डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज पॉजिटिव. It means system plus surrounding is equal to delta S total is the delta S of universe.
इट मीन्स यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है, वो ऑलवेज इंक्रीज करती है। सो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स जो प्रोसेस खुद से होती हैं, दे मूव्स टुवर्ड्स रैंडमनेस। एंड इफ डेल्टा एस टोटल इज नेगेटिव, तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं होती जिनका डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स में नेगेटिव है, यानी कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स अगर डिक्रीज करेगी तो वो प्रोसेस नहीं होगी। एंड इफ डेल्टा एस टोटल इज ज़ीरो, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। सो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर ऑक्यूपाइड बाय इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। तो नेचर में प्रोसेस हमेशा चलती हैं और वो सभी नेचुरल प्रोसेस हैं। इट मीन्स एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। सो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा यूनिवर्स की इंक्रीज करेगी, मे बी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग। सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स होता है ज़ीरो, बट यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस हैं उन सब का डेल्टा एस पॉजिटिव है। सो द प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल एंड टोटल एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें और सेकंड लॉ की, तो इनकी और भी डेफिनेशंस हैं एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। सो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि हीट फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, और all the process which takes place in universe are irreversible and entropy always increases in the process. So this is the combined and most important definition of second law. This is related to entropy. Combining first and second law, we can say energy of the universe is constant, but entropy of the universe is continuously increasing, because there are so many processes which are spontaneous and occurs itself. Then comes Gibbs free energy, G. So this is a thermodynamic quantity decrease in which value is equal to maximum possible useful work done by this system. So actually work done by system जो है उसमें से एक वर्क है यूज़फुल और एक है नॉन यूज़फुल। तो यूज़फुल वर्क गिब्स फ्री एनर्जी को यूज़ करके किया जाता है, और ये प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी हमें बताता है, बिकॉज जी होता है इक्वल टू एच माइनस टी एस, और डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें डेल्टा एच है एंथैल्पी और डेल्टा एस है एंट्रोपी और टी है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। और G1 अगर है H1 माइनस टी एस वन, G2 है H2 माइनस टी एस टू। तो डेल्टा जी इज़ ए कंबाइनिंग फैक्टर ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सो डेल्टा एस टोटल की बजाय हम सिस्टम का डेल्टा जी देखते हैं, तो ये है वो ओवरऑल रिजल्ट जो हमें प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा, डिपेंडिंग ऑन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, दोनों का कॉम्बिनेशन है डेल्टा जी। So delta G is equal to useful work done in negative sign, and we have Q is equal to delta E plus W according to first law of thermodynamics, and system do useful as well as non-useful work. एक्सपेंशन वर्क को हम बोलते हैं नॉन यूज़फुल
और उसके अलावा जो अदर वर्क है उसको बोलते हैं यूज़फुल वर्क। सो नेचुरल प्रोसेसेस में टू टाइप का वर्क है। सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वर्क नॉन यूज़फुल प्लस वर्क यूज़फुल। सो नॉन यूज़फुल वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। और अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो सिस्टम में कुछ ना कुछ यूज़फुल वर्क जो है होता है। एंड क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क डन यूज़फुल, बिकॉज डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है डेल्टा एच। एंड आल्सो वी हैव डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो क्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस वर्क यूज़फुल एंड डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू यूज़फुल वर्क। और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा जी। सो जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ यूज़फुल वर्क ज़रूर होता है। और इस माइनस डब्ल्यू यूज़फुल को बोला गया है डेल्टा जी, या माइनस डेल्टा जी को बोला गया वर्क डन यूज़फुल। सो अगर कोई सिस्टम यूज़फुल वर्क करता है तो इट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका जो डेल्टा जी है वो होगा नेगेटिव। सो दिस इज द फाइनल क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। मीन्स जिस एनर्जी से यूज़फुल वर्क होता है उस एनर्जी को बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। एंड सो वी हैव दिस इक्वेशन। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये साइन स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी के साइन से रिवर्स है, बिकॉज हम सिस्टम की एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं बट टोटल एंट्रोपी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो डेल्टा जी इज़ बेस्ट यूज्ड टू फाइंड आउट spontaneous or non-spontaneous process. Thank you.